हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग? आई एम नितेश वर्मा। वी आर स्टार्टिंग द सेकंड लेक्चर ऑफ द जीएसटी इन फ्रंट ऑफ योर्स। एंड हम लोगों ने अभी फर्स्ट लेक्चर हमने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब हम लोग सेकंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड लेक्चर। ओके, हम लोगों ने अभी तक यस्टरडे हमने कुछ लेक्चर के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअली में जीएसटी है क्या। हमने कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, और हमने ये देखा था कि कौन कौन से टैक्सेस हैं। विच वर टैक्सेस वाज टैक्सेस सब यूज, यानी कौन कौन से जो टैक्स थे वो एंड हो गए, यानी खत्म हो गए आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी। ओके, तो हम लोगों ने ये कल के लेक्चर में देखा था, तो आज हम सेकंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिगिन, ठीक है। तो आज देखो हम लोग थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज थोड़ा इंट्रो देखेंगे कि जीएसटी में क्या हुआ, कैसे ये लॉन्च हुआ, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक थे, हम लोग ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग समझेंगे। फिर हम इसके नीड्स देखेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी हमें जीएसटी को आने की, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जीएसटी से पहले, तो वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। फिर हम जेनेसिस देखेंगे, जेनेसिस मतलब कि इसकी यात्रा, यानी जर्नी, कि कैसे हुआ, कैसे ये इम्प्लीमेंट किया गया, इसके पीछे क्या लॉजिक था, है ना। तो हम लोग ये सारी चीजें आज ये देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ समझ में आया? चलो, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बैक साइड का भी देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने देखा था कल, और आज भी हम क्या क्या देखने वाले हैं। जैसे हम लोग कुछ आज रीजंस देखेंगे थोड़े से। कल हमने टैक्स पावर भी हमने देखा था कि कौन से आर्टिकल में किसने पावर दे रखी है ना, हम लोगों ने ये देखा था। फिर हम लोग आज ये देखेंगे कौन कौन सा अमेंडमेंट है, ये क्या है, ये हम सारी चीज़ों को आज हम लोग रेफर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें जरा टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हमारी कंट्री का। पहले जीएसटी से पहले क्या था, देखिए ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का हमें कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन ये टैक्स रेवेन्यू है इंडिया का। तो हम लोगों को बताया गया है कि दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि सारे इनडायरेक्ट टैक्स ही तो खत्म हुए। ओके, तो ये चेक करें जरा। पहले इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, दैट इज द टाइप ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स में देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था और एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन कौन से टैक्स थे? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। एंड स्टेट के वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंड दीज वर द टैक्सेस बिफोर द लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी। फिर इसके बाद देखिए जरा कौन कौन से टैक्स सब यूजिंग हुए, यानी कि ये खत्म हो गए, मिक्स हो गए इन सबके साथ। देखिए सेंट्रल ने कौन कौन से खत्म किए। सेंट्रल सेल टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है, सर्विस टैक्स एंड सरचार्जेस ऑफ द टाइप ऑफ द टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट की बारी है। स्टेट गवर्नमेंट ने कौन कौन से टैक्स खत्म किए? सेल टैक्स, वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, लॉटरी, एंट्री एंड परचेज टैक्स। दीज टाइप्स वर रिमूव। तो ये वाले टैक्स रिमूव किए गए। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले एक सेंट्रल सेल टैक्स भी चलता था, तो वो भी इसको फिनिश किया गया। ओके, आता कोई डाउट? चलो, अब हमें इस टैक्स में क्या जरूरत पड़ी, क्यों लॉन्च किया गया हमने? सबसे पहले तो हमने ये देखा कि मिक्सअप होता था बहुत सारी, अर्लियर लॉ में कई सारे तरह की प्रॉब्लम थी। तो वो हम लोग आज प्रॉब्लम देखेंगे, किस टाइप की क्या क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कि हम लोग क्या किसको क्या माने, ठीक है ना। मटेरियल इन्वॉल्व है, अगर किसी चीज में कोई बिल्डर है, अगर वो बिल्डर वो बना रहा है, तो उसमें वो मटेरियल भी यूज करता था और सर्विस भी। तो यहाँ पर ये दिक्कत थी कि हम इसको क्या माने, गुड्स माने या सर्विस माने। तो इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम होती थी, ठीक है ना।
तो हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते हैं आज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ट्रेडर उसको क्या माने। तो देखिए हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन हु कैरी द बिजनेस, लाइक दैट ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर एंड सेकंड वन सर्विस प्रोवाइडर। अब यहाँ दिक्कत क्या थी कि जो लाइसेंस बनाते हैं, तो जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं उनको क्या हम ट्रीट करें, ये सर्विस प्रोवाइडर माने हम इनको कि ये सर्विस देते हैं, या हम इनको गुड्स प्रोवाइडर माने कि ये सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत थी। सबसे बाद नेक्स्ट इसके बाद क्या प्रॉब्लम थी, जो रेस्टोरेंट में फूड जो सेल किया जा रहा है वो हम उसको सर्विस माने या गुड्स माने, ये भी प्रॉब्लम थी। अब इसीलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि मैन्युफैक्चरर क्या माने, कि उसको सेल मानेगा या सर्विस मानेगा। ये इस टाइप की कई सारी प्रॉब्लम्स जीएसटी से पहले हुआ करती थी। फिर इसके बाद क्या प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक ही गुड्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रेट्स उसकी होती थी। जैसे कि वो मान लो एक गुड्स है एक्स, वो महाराष्ट्र में अगर वो बिकता है तो उस पर नील टैक्स है, जबकि वही टैक्स गुजरात में अगर वो बिकता है तो वो 4% है। तो वो क्या करेगा, आप खुद सोचिए, महाराष्ट्र वाला क्या करेगा, अगर उसको बेचना है गुजरात वाले को, अगर कोई भी गुड्स बेचना है तो वो क्या करेगा, वो परचेज करेगा कहाँ से, महाराष्ट्र से, विद 0% रेट। अब वो सेल कहाँ करेगा, गुजरात में, विद टैक्सेस। तो उसको यहाँ सस्ता पड़ा और यहाँ वो महंगा पड़ा, महंगा बेच देगा। तो इस टाइप के टैक्सेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। और उसके बाद क्या होता था, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती थी एंट्री टैक्स की, क्योंकि ये गुजरात में अपने स्टेट्स में अगर कोई भी गुड्स बाहर से आएगा तो वो एक एंट्री टैक्स कलेक्ट करते थे कि भाई हमारे गुजरात वाले ही सेलर बेचेंगे, तो आप बाहर से क्यों खरीद रहे, आप विद इन स्टेट ही परचेज कीजिए ना। तो इसको बोलते थे लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। फिर था मल्टीपल रजिस्ट्रेशन। देखिए एक बिजनेसमैन है, उसको डिफरेंट टाइप के टैक्स सब अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन कराने पड़ते थे। जैसे अगर वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो बेचारे को सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, एक्साइज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। इसके बाद साथ साथ में अगर उसका कोई लग्जरी आइटम का बिजनेस है, जैसे होटल्स 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो इनको लग्जरी टैक्स भी पे करना पड़ता था। अब जैसे ये पीवीआर सिनेमा वगैरह है, इनको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ते थे, है ना। फिर हर स्टेट में आपको वैट का रजिस्ट्रेशन तो आपको कराना ही कंपलसरी था, ठीक है ना। और फिर मैन्युफैक्चर को एक्साइज। तो इतने सारे रजिस्ट्रेशन एक ही बंदे को कराने पड़ रहे थे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ द टैक्सेशन। अब एक ही गुड्स पर बार बार एक ही टाइप का टैक्स लगाना पड़ता था। जैसे कि देखिए एक गुड्स बना तो उस पर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी लगा दी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगा दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उन्होंने एंट्री टैक्स लगा दिया। अब इसके बाद एंट्री टैक्स के बाद अब यहाँ जिस स्टेट में आएगा तो वहां पर उन्होंने वैट लगा दिया। तो एक ही गुड्स पर 1000 तरीके के टैक्स लगते हैं। तो यानी एक ही गुड्स को आते आते बहुत महंगा हो जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, उसकी डिडक्शन, यानी स्टेट वाले, जैसे कि मान लो आप गुजरात से मटेरियल एमपी में आया, तो एमपी में जैसे ही आएगा तो इसने गुजरात में जो परचेज किया होगा तो यहाँ पर वैट पे किया होगा। अब एमपी वाला इस वैट की इनको डिडक्शन नहीं देता था, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो दिस टाइप ऑफ द डिफरेंट टैक्सेस वर इम्पोज्ड इन द ऑन द गुड्स। ओके, नेक्स्ट। अब हमने यही देखा कि क्या जीएसटी में सारे गुड्स पर ही जीएसटी एप्लीकेबल है, नहीं। तो इन्होंने कुछ एग्जम्पशन दे रखे हैं, ठीक है, और कुछ गुड्स पर उन्होंने इस स्कोप से बाहर ही कर रखा है, आउट ऑफ स्कोप, ठीक है। और जैसे एग्जामिशन मेडिकल इक्विपमेंट्स, कई सारे मेडिकल गुड्स पर भी इन्होंने एग्जाम दे रखी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर भी इन्होंने क्या दे रखा है, एग्जामिशन दे रखी है। ऐसे बहुत सारे हैं, हम इन सबको देखेंगे। अब जीएसटी बेटर क्यों है, जीएसटी से देखिए सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत खत्म हुई। पहले कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत बनाने पड़ते थे। एक्साइज में तो इतने सारे अकाउंट्स थे कि मैन्युफैक्चर परेशानी हो जाता था, क्या क्या मैं रखूं, क्या स्टॉक रखूं, क्या नहीं रखूं, ठीक है ना। तो ये सब एबॉलिश किए गए। उसके बाद आपको
मतलब वेरियस टाइप के फॉर्म्स वगैरह फिल करने पड़ते थे, मतलब कई सारी तरह की प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा ईजी हुआ जीएसटी के आने के बाद, ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं जर्नी। जर्नी मतलब कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले क्या हुआ, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, कैसे इसको इम्पोज किया गया, ठीक है। तो हम लोग ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थोड़ा सा जर्नी है तो यहाँ से आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, और स्पेसिफिक कुछ नहीं है, थोड़ा आपका जनरल नॉलेज से अपडेट हो जाएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले जीएसटी किसने एप्लीकेबल किया, हम लोग ये सारी चीजों को देखने वाले हैं। देखिए एक विजय कैलकर कमेटी को रिकमेंडेड किया गया था, किसने, उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2004 में, ठीक है। फिर उसके बाद जीएसटी हमारा पूरा 2009 में कंप्लीट हो गया था, मतलब हमारा जो जीएसटी का ड्राफ्ट था वो कंप्लीट बना दिया था इस कमेटी ने, 90% ये बन गया था हमारा कब, 2009। फिर इसके बाद 7 मई 2015 को लोकसभा में प्रेजेंट किया गया और पास किया गया। फिर 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास हुआ, बाद में जम्मू कश्मीर में भी पास हुआ, ठीक है। उसके बाद आज हमारे यहाँ जीएसटी इम्प्लीमेंट है, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसकी अच्छे से समरी समझते हैं, देखो चेक करो। देखिए 2000 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इन्होंने पहले बोला कि हम लोगों को एक जीएसटी के लिए कमेटी डिजाइन करनी चाहिए और जीएसटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कि मोस्टली कंट्री में जीएसटी है, मोस्टली कंट्री में जीएसटी एप्लीकेबल है। सबसे पहला कौन सा कंट्री था, फ्रांस, जहां पर जीएसटी को अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो 2000 में हम लोगों ने एक जीएसटी कमेटी बनाई, और मतलब बनाई है और उसको डिजाइन करने के लिए बोला कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। फिर हमने क्या किया, 2006 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पी चिदम्बरम, उन्होंने 2006-7 के बजट में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी हम लेके आ जाएंगे, ओके। लेकिन क्या हुआ, देखिए अब ये कब की बात है, 2006 में, और उन्होंने बोल दिया कि हम 2010 में हम जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, यानी कितने हम आगे की सोच रहे थे। लेकिन क्या हुआ, 4 साल निकल गए, लेकिन जीएसटी नहीं लागू हो पाया। लेकिन आखिर फाइनली मोदी जी की गवर्नमेंट ने कहा कि अब तो हम करके रहेंगे कुछ भी होगा, तो उन्होंने क्या किया, जीएसटी का ड्राफ्ट, देखिए कोई भी लॉ होता है तो सबसे पहले हमने देखा था कि उसकी पावर कहाँ होती है, लिस्ट होती है, नहीं होती है। तो हमारी यूनियन लिस्ट में अमेंडमेंट करना कंपलसरी था, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में इसको लेके आना था, क्योंकि पहले टैक्सेस की इंप्लीमेंट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन जीएसटी एक ऐसा टैक्स है कि उसमें सेंट्रल के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी पावर है टैक्स कैलकुलेट करने की, टैक्स इंप्लीमेंट करने की। तो इसीलिए इन्होंने, इसको हम लोग बोलते हैं अमेंडमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट में हम प्रपोज करते हैं अमेंडमेंट कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब फिर पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि इसको हम अप्रूव करें या नहीं करें। तो ये हमारा जो प्रपोज किया गया वो 122 सेकंड अमेंडमेंट प्रपोज किया गया, ठीक है। जैसे ही प्रपोज किया गया 2014 में, और ये अमेंडमेंट अप्रूव हो गया। अब अमेंडमेंट अप्रूव हुआ मतलब कि 101st अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड 2016। अब आप कह रहे हैं कि ये क्या है और ये क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं डाउट के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ये समझो, ये है 122nd अमेंडमेंट। इसका मतलब है, देखो सिंपल सा है, कुछ नहीं है। देखिए हमारी अभी तक 1947 से लेके 2014 तक, यानी 2014 तक 122 बार पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के लिए गए। यानी देखिए सिंपल है, हम लोग 4 आइटम चाहते हैं, ऐसे समझो, अगर हम लोग 4 आइटम चाहते हैं लेकिन घर वाले हमें सिर्फ 2 ही देना है,
या फिर हमने रिक्वेस्ट कितनी बार की, ऐसे भी समझ सकते हो। रिक्वेस्ट हमने 4 बार की, तब हमारे घर वालों ने, पेरेंट्स ने उसमें से सिर्फ एक ही बार बात मानी हमारी। तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना यानी प्रपोज करना, लेकिन मानी कितनी, सिर्फ एक, तो काउंट 1 होगी, यानी 4 में से सिर्फ एक बात हमारी कंप्लीट हुई है। यानी कि सेम इसको हम लोग ऐसे भी अमेंडमेंट को बोल सकते हैं कि 1947 से लेके 2016 तक, एक बार चेक कर लो, 2014 तक, ठीक है, पार्लियामेंट में 122 बार अमेंडमेंट प्रपोज किए गए, लेकिन अभी तक सिर्फ कितनी बात मानी हुई है, जीएसटी को मिला के 501, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यानी ये हमारा फर्स्ट 101 अमेंडमेंट एक्ट बन गया। और इसके लिए क्या होता है, पहले लोकसभा में पास किया जाता है, ये हम सब जानते हैं, फिर इसको राज्यसभा में पास किया जाता है, करेक्ट। तो देखो जब हम चेक करते हैं इसके बाद क्या हुआ, 2000 अगस्त 2016 में ये पास हो गया, ठीक है, ये 2016 है, 2016 में पास हुआ। अब देखिए क्या हुआ, अभी तक हम लोग इसके बाद जीएसटी काउंसिल पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको भी, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट जीएसटी काउंसिल। देखिए क्या होता है, यहाँ से थोड़ा सा और समझते हैं। जीएसटी को के पास टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, जीएसटी टैक्स लगाने की पावर है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर जीएसटी की पावर हम लोग अगर फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो मनमानी करेंगे। तो इसलिए क्या किया गया, एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई, और जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन है, सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसके सारे मेंबर कौन होंगे, ये इनके प्रेसिडेंट हैं। और मेंबर्स कौन है, स्टेट के, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब लोग मिलके क्या करते हैं, मीटिंग रखते हैं हर मंथ। आप सुना भी होगा कि जीएसटी की मीटिंग हो रही है, जीएसटी की मीटिंग हो रही है। तो जीएसटी की मीटिंग का मतलब क्या है कि सब लोग प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की जाती है, और ये लोग बताते हैं कि हम हर स्टेट को क्या क्या प्रॉब्लम्स है। स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो सब लोग इसकी मीटिंग करते हैं, उसको हम लोग जीएसटी काउंसिल बोलते हैं, और सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से प्रोडक्ट पे क्या होना है, ये रिकमेंड करते हैं। हम आगे देखेंगे, सब देखेंगे ऐसे, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जीएसटी काउंसिल बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसीलिए कि भाई हर कोई, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके सारे डिसीजन ना ले। तो सितंबर 2016 को क्या हुआ, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई, और उसमें रिकमेंड किया गया कि, अब देखिए सबसे ज्यादा अब प्रॉब्लम क्या है जीएसटी काउंसिल में, यहाँ से थोड़ा और समझते हैं। जैसी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई कि भाई जीएसटी पास हो गया, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पास हो गया, लेकिन हर स्टेट के लिए प्रॉब्लम थी। हर स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम है, टैक्स तो आप हमारे लिए नहीं दोगे। तो इसीलिए इन्होंने एक मीटिंग की, और मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हम इसके साथ साथ कई तरह के टैक्स भी साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ओनली जीएसटी नहीं है, जीएसटी में अकेला सिर्फ जीएसटी टैक्स नहीं है, जीएसटी के अलावा भी कई सारे टैक्सेस हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही लिखिए, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग रखी, और उसमें ये डिसाइड किया कि हम टैक्स का पार्ट सबके लिए अलग अलग रखेंगे। ये हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा अच्छे से, अभी आगे आने दीजिए आप इसको, ठीक। चलो, तो ये मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये एक्ट भी पास हुए। एक्ट के बाद फिर जीएसटी काउंसिल ने और रूल रिकमेंड किए, और फाइनली 30 जून को सारे स्टेट्स ने मिलकर इसको क्या किया, पास किया, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर।
और 1 तारीख को हमारा जीएसटी लॉन्च हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 को हुआ। तो दैट वाज द जर्नी ऑफ द जीएसटी। अब यहाँ से समझो जरा, मैंने अभी आपको बताया कि जब फर्स्ट मीटिंग हुई जीएसटी की, जीएसटी काउंसिल, तो अब सबके साथ जीएसटी काउंसिल में सारे जो फाइनेंस मिनिस्टर से, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम कौन थे? अरुण जेटली। ठीक है, उस टाइम कौन थे? अरुण जेटली। लेकिन हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला तो उन्होंने क्या बोला? देखो, सारी पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, सारी पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कलेक्शन की भी पावर किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो स्टेट ने बोला कि देखिए, सारे टैक्स का पैसा कौन रख लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें क्या मिलेगा? अब हमें पता। तो इसमें क्या होगा? देखिए, आज उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की। और मोस्टली स्टेट में ये थी हमारे सेंटर में, लेकिन मोस्टली स्टेट में बीजेपी थी, लेकिन कुछ स्टेट में कांग्रेस की थी और कुछ स्टेट में अदर की थी। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी की थी, आम आदमी पार्टी। तो सब स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्शन उठाया कि देखिए, आप टैक्स कलेक्ट करोगे तो हमें कैसे विश्वास होगा कि आप हमें ये पैसा कब दोगे? हम तो इसमें बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? आप हमेशा रख के बैठ जाओगे। आज क्या है, बीजेपी कांग्रेस का पैसा रोक लेगी। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई फ्यूचर में तो कांग्रेस बीजेपी का रोक लेगी। अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सब स्टेट ने मिलकर कहा कि देखिए, इसमें कुछ अमेंड करिए और इसमें कुछ जीएसटी में कुछ ऐसा फंडा लेके आइए, ऐसा कंसेप्ट लेके आइए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम ऐसा करते हैं, जीएसटी में जो सेंट्रल सेल टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी है, इसके साथ पैरेलल हम एक एसजीएसटी एक्ट भी लगाएंगे। ओके, और क्या होगा, जो सेंट्रल की टैक्स रेट होगी उसको हम हाफ में डिवाइड कर देंगे 50%। यानी कि अगर टैक्स रेट 18% है प्रोडक्ट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट 9% रखेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी 9% रखेगी। और इसको हम कॉलम बना देंगे दो, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। हम बिल में ही ये पूरा, जब भी ये सेल किया जाएगा तो हम यहीं पर ही हम ये दोनों चीजों को अलग अलग कर देंगे। जिससे क्या होगा, स्टेट का पैसा डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंटर का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो हमें बार बार उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट का अमाउंट का, सॉरी, प्रोडक्ट की टैक्स अमाउंट हमें बार बार किससे नहीं मांगनी पड़ेगी? स्टेट से नहीं मांगनी पड़ेगी, सॉरी, सेंट्रल से नहीं मांगनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट के लिए उन्होंने एक सेंट्रल सेल टैक्स के साथ साथ स्टेट सेल टैक्स भी, यानी सेंट्रल जीएसटी के साथ साथ उन्होंने स्टेट जीएसटी भी एक्ट बनाया। तो यहां पर देखेंगे हम लोग, देखो, तो जो सेंट्रल सेल टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स के साथ कौन सा टैक्स बनाया गया? स्टेट्स, टेरिटरी और स्टेट टैक्सेस। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? तो यहां पर हम लोग जो सेंट्रल ने बनाया था उसके लिए हम लोगों ने बोथ पार्ट में डिवाइड किया, सेंट्रल सेल टैक्स और स्टेट सेल टैक्स, स्टेट टैक्सेस। ठीक है, अब इसके बाद जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के लिए भी था, तो हमने वहां पर एक इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स भी बनाया। ठीक है, तो ये हमने कई सारे एक्ट इसके साथ पैरेलल बनाए। लेकिन अब क्या हुआ, जो राज्य, जो स्पेसिफिक स्टेट्स थे, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जीएसटी का वहां पर कलेक्शन कम था, तो इनका तो लॉस हो गया। तो इसीलिए इनको कंपनसेट करने के लिए
छोटे छोटे स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए, जैसे मुंबई था, सॉरी महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र में ज्यादा टैक्स आता था, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद यूपी में टैक्सेस फैक्ट्री जहाँ ज्यादा थी वहां आता था, गुजरात यहाँ भी ज्यादा टैक्स आता था, इनका कलेक्शन कहाँ चला गया, पूरा सेंट्रल के पास चला गया। यहाँ पर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स चला गया। तो जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला तो इनको कई सारे स्टेट्स को लॉस हो गया। तो इनकी लॉस की भरपाई करने के लिए क्या बनाया गया, एक कंपनसेशन एक्ट बनाया गया, और ये 5 साल के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जीएसटी जब से लगा है उससे 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जितना भी लॉस होगी उसका अमाउंट देंगे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ द टैक्स, गुड्स एंड सर्विस कंपनसेशन टैक्स, ठीक है, और ये 5 साल के लिए लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि जीएसटी एक एक्ट है, जीएसटी के साथ साथ इतने सारे एक्ट भी कवर किए गए हैं, ओके। हम लोगों ने अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर देंगे। ये थी हमारी जर्नी खत्म हुई हमारी। अब हम यहाँ से हम थोड़ी सी नई चीज और सीखेंगे, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पिछली बार थोड़ा सा लेक्चर में याद है, हमने थोड़ा सा पढ़ा था, है ना। चलो देखिए, अब यहाँ से हम लोग बिल्कुल बेसिक जो हमें पढ़ना है, एक्चुअल में जो हमें जीएसटी में पढ़ना है, हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला कंसेप्ट है, देखिए यहाँ से हमारा पहला कंसेप्ट है, हम लोग थोड़ा सा माइंड में सेट कर लें कि जीएसटी पढ़ने से पहले हमें माइंड में क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो हमें जीएसटी सिर्फ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमेशा ये याद रखना कि सप्लायर क्या करता है। सप्लायर यानी कि परचेज करता है और सेल करता है। तो हमें सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि परचेज में क्या करने वाले, हम सेल के साथ क्या करने वाले। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मतलब कि जीएसटी में उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, उसी की बात होगी, इसके अलावा किसी की बात नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो ट्रांजेक्शन करता है तो वो क्या कहलाता है, B2B कहलाता है, ओके। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे एक ये रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, अगर वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करेगा तो दिस नोन एज ट्रांजेक्शन B2B। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वो नॉन रजिस्टर्ड यानी अनरजिस्टर्ड पर्सन से ट्रांजेक्शन करता है तो हम उसको बोलते हैं B2C। ये बात याद रखना है हमें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। समझ लो फिर से, B2B एंड B2C। यहाँ पर हम लोग हमेशा सप्लायर की बात करेंगे कि सप्लायर ने किसके साथ ट्रांजेक्शन किया। अगर वो सप्लायर B2B के साथ ट्रांजेक्शन करता है यानी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ ट्रांजेक्शन करता है तो ये सप्लायर का ट्रांजेक्शन क्या कहलाएगा, B2B। अगर यही सप्लायर अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से ट्रांजेक्शन करता है तो वो कहलाएगा B2C। हम इस सप्लायर की बात कर रहे हैं और ये सप्लायर हमेशा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर सपोज ये अनरजिस्टर्ड है, ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, हम इसको URDV बोलेंगे। अगर ये ट्रांजेक्शन सेल परचेज करता है, सेल एंड परचेज, तो हमें अभी इसकी कोई बात नहीं करनी है, यानी नो पार्ट ऑफ जीएसटी। अभी हमें इसकी बात नहीं करनी है, अभी बेसिक कंसेप्ट ये है, ठीक है। हमेशा सप्लायर, जो भी सप्लायर होगा वो क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी हम इसकी बात करने वाले हैं फुल्ली जीएसटी के लिए, ठीक है। चलो समझ में आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट, अब हमारा टैक्स मैकेनिज्म देखना है कि जीएसटी का टैक्स मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। चलो पहले हम यही थोड़ा सा समझते हैं। देखिए हमेशा 99% जीएसटी टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, फ्रॉम कस्टमर। हमेशा टैक्स कलेक्ट करता है सप्लायर और वही पे करता है, ठीक है। अगर देखिए कलेक्शन एंड पेड बाय द सप्लायर, इट इज नोन एज द फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है, ओके।
और वो कौन जमा करेगा? हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है। अगर एनी केस रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा तो हम उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड आरसीएम, यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। अभी आप ये समझ लें हम लोग कि हमें बेसिक जीएसटी से कंप्लेंट करने से पहले हमें क्या सोचना है। देखिए, अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन है, अब ये ट्रांजैक्शन किसी के साथ भी कर सकता है, बी टू बी और टू सी। देखो यहाँ याद रखना, अगर ये बी टू बी है तो इसने रजिस्टर्ड पर्सन ने इसको क्या किया होगा? सेल किया होगा, और इसको भी सेल किया होगा। सपोज इसने 100 रुपीज का इसको सेल किया और 10 रुपीज इसने, सपोज 18 रुपीज इसने जीएसटी लिया, तो 118। तो ये टैक्स जमा कौन करेगा? तो देखो ये सप्लायर हुआ और ये रिसिपिएंट हुआ, दोनों के केस में, है ना। तो ये 18 रुपीज की लायबिलिटी टैक्स जमा करने की किसकी आएगी? सप्लायर। तो सप्लायर अपना जीएसटी पे करेगा टू द गवर्नमेंट। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहां समझ में आ गया? अगर ये अमाउंट, टैक्स का अमाउंट अगर ये कौन पे करता है? ये सप्लायर, सॉरी रिसिपिएंट, तो हम इसको बोलते हैं आरसी। यहां तक कोई डाउट? नो? चलो समझ में आ गया? चलो इसके बाद सेकंड फ्रेमवर्क। देखिए मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग से ही कि जीएसटी को लेवी करने की पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दो टाइप के टैक्स लगाएगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी, और सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत। अब जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के बाद कैस्केडिंग रिमूव हुआ। कैस्केडिंग मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, ये चेंज हुआ। इसको हम थोड़ा सा बाद में समझेंगे, है ना। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ही समझा दूं, है ना। ये आफ्टर सेकंड लेक्चर, इट मे बी हम लोग थर्ड लेक्चर में हम इसको कवर। थर्ड, अब देखो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू यू टू अंडरस्टैंड द जीएसटी। ठीक है, इसको समझने के लिए दोबारा से देखते हैं। देखिए इसको क्या बोला जाता है, समझो। यहाँ पर सप्लाई अगर हम कर रहे हैं, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कर रहे हैं, यानी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इट इज नोन एज इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ तक बात समझेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल अभी देखेंगे। जैसे गुजरात टू महाराष्ट्र, इट इज नोन एज इंटर स्टेट सप्लाई। यहाँ कोई डाउट? अगर वो एक स्टेट से सेम स्टेट की सिटी में जा रहा है, दैट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई। जैसे गुजरात टू गुजरात, यानी कि आप मान लो भावनगर से अहमदाबाद। ठीक है, तो दैट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट, फिर से समझते हैं। ठीक है, अब समझो, थोड़ा सा समझो। अगर विद इन द स्टेट है तो वो टैक्स क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आउट ऑफ द स्टेट जा रहा है तो एलजीएसटी। अब ऐसा क्यों है, इसका हम लोग लॉजिक देखते हैं। ठीक है, इसका हम लोग क्या समझते हैं? लॉजिक, कि ऐसा ही क्यों किया गवर्नमेंट ने, कुछ और क्यों नहीं किया। ठीक है, तो समझे। मैंने पहले ही बताया था कि जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया तो कई सारी प्रॉब्लम आई। तो स्टेट, सॉरी सही नहीं, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग की। हमने, याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले ये याद किया था, पढ़ा था हमने कि जीएसटी काउंसिल ने क्या की? एक मीटिंग की। अब यहाँ से एक
वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, डेस्टिनेशन मीन्स यानी कि ये गुड्स जहां भी डिलीवर होगा वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने, उस गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने की पावर होगी। ठीक है, उस गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन करने की पावर होगी। ठीक है, अब देखिए आप, तो अगर उस गवर्नमेंट टैक्स करेगी, अब यहां से एक, जैसे गुजरात से अगर वो गुजरात में ही माल जाता है तो टैक्स किसको लगाने की पावर होगी? गुजरात की ही होगी। अब हमने पहले से ही देखा कि आधा आधा परसेंटेज किसका शेयर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसीलिए अगर वो सेम स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पर दो टैक्स कैलकुलेट किए जाएंगे, इसलिए इसको नाम दिया गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। ओके, और टैक्स हमेशा दो लगाए जाएंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसे कि इसमें ये लगा। अगर हम विद इन स्टेट लगाएंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम गुजरात से महाराष्ट्र जाएंगे, अब बताओ यहां से क्या होगा? तो टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र टैक्स कलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर भी पावर किसके पास है? महाराष्ट्र और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अब इसको तो मिलने वाला नहीं है पैसा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस का मतलब क्या? महाराष्ट्र को टैक्स कलेक्ट करना है। तो महाराष्ट्र क्या करेगा? यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने से पहले पैसा कहाँ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए हम लोगों ने आईजीएसटी बनाया, और आईजीएसटी का पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और बाद में वो देखेगा, चेक करेगा कि ये अमाउंट, सॉरी, ये स्टेट कहाँ डिलीवर हुआ है, और उस स्टेट के हिसाब से उसको पैसा क्या करेगा? डिलीवर करेगा, यानी उसको अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन बेस। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो हमेशा दूसरे स्टेट में जाएगा तो कौन सा टैक्स चार्ज होगा? आईजीएसटी, इसीलिए इसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट थोड़े से एग्जांपल चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर देखो, दिल्ली से अगर मटेरियल दिल्ली ही जाता है तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर दिल्ली से महाराष्ट्र या महाराष्ट्र से दिल्ली जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। अब टैक्स बताओ कौन सा लगेगा? यहां से यहां या यहां से यहां तो आईजीएसटी चार्ज होगा, और यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अगर मुंबई से चेन्नई अगर मटेरियल जाता है तो दैट इज द इंटर स्टेट सप्लाई, और टैक्स कौन सा लगेगा? आईजीएसटी। यहां तक कोई डाउट? नो। अगर मुंबई से नागपुर जाता है तो दैट इज द इंटर स्टेट, और ये इस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहाँ पर क्या लगेगा? आईजीएसटी। यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन एग्जांपल, अगर देखिए पंजाब से पंजाब मटेरियल जा रहा है तो क्या ये इंटर स्टेट सप्लाई है? यस। और इस पर क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना? 50%, 50%। जैसे अगर रेट मान लो 28 है तो क्या लगेगा? 14 एंड 14। अगर लंदन से दिल्ली जा रहा है, अब इसको समझ लो थोड़ा सा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अभी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, दिल्ली टू गुजरात जा रहा है तो ये इंटर स्टेट हुआ, और क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। पुडुचेरी टू पुडुचेरी जा रहा है तो सेम है। ठीक है ना, तो ये कौन सा होगा? इंटर स्टेट, और सी और एस लगेगा। अब यहाँ आते हैं, ठीक है, लंदन टू दिल्ली। अभी मैं बीच में एक स्लाइड
लीव की थी, याद है? अब इसको समझो। देखो, अगर एक स्टेट से सेम स्टेट में जा रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दैट इज द इंटर स्टेट सप्लाई, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर एक स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहा है तो दैट इज द इंटर स्टेट और आईजीएसटी। अगर सेम स्टेट में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट, और चार्ज होगा सीजीएसटी और आईजीएसटी। अगर एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, यहाँ यूनियन टेरिटरी है याद रखना, तो हम क्या चार्ज करेंगे? यूटी जीएसटी और सीजीएसटी। जल्दी बताओ, हमने क्या बोला? अगर हम एक स्टेट से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा। यानी वो देखा जाए तो दूसरी स्टेट में जो जा रहा है तो आईजीएसटी चार्ज हो। लेकिन अगर ये सेम विद इन स्टेट में जा रहा है, जैसे दिल्ली टू दिल्ली, तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो दिल्ली से बाहर जा रहा है या बाहर से दिल्ली में आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या एरो देखो किस साइड है। फॉरेन कंट्री से अगर हमारे पास मटेरियल आता है या किसी भी स्टेट में आता है तो हमेशा उसको इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? नहीं आया? चेक कर लेते हैं। देखो, सेम स्टेट, सेलर और रिसीवर ऐसे याद रखो, या बायर। अगर सेम स्टेट है दोनों तो हम इसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। अगर अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। अगर वन स्टेट टू अनदर यूनियन टेरिटरी तो भी हम इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट। अब फॉरेन कंट्री से, अब ये चेक करो, फॉरेन कंट्री टू इंडिया, तो ये हमेशा क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके। अगर यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी तो ये हमेशा इंट्रा माना जाएगा। जैसे एग्जांपल दिल्ली टू दिल्ली। ठीक है, ओके। लेकिन ये सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि, और ये क्या माना जाएगा? चलो, दिल्ली टू पौंडीचेरी, तो ये हमेशा इंटर स्टेट माना जाएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिफरेंट हो गई ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके। तो आज हम लोगों ने ये लेक्चर देख लिया। ठीक है, अब हम लोग एक चीज देखते हैं, ये वन टैक्स, यानी अब मैन्युफैक्चर के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, ट्रेडिंग के लिए भी ज्यादा दिक्कत नहीं है और सर्विस के लिए ज्यादा दिक्कत। ठीक है, ये कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यही बोला गया है कि अर्ली टैक्स में क्या था, हमारा को टैक्स फ्री है, एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया गया, बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, पैरल इकोनॉमी हमारी कम नहीं हुई, मतलब ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है। इससे फायदा क्या होगा? देखिए, पहले टर्नओवर, अब क्या होगा? मोस्टली ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था, पूरा हमने लेक्चर नंबर 2 इसको कंप्लीट किया है। आप इसको देखिए और आपको जहाँ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है 7987145851, है ना?
फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है, अगर आपको नोट्स वगैरह भी इसमें अच्छे से वाले भी चाहिए होंगे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये आज का हमारा लेक्चर था, तो आप इस चीज़ को थोड़ा-सा देखिए और प्रमोट कीजिए कि इसमें हमारा रिवीज़न भी होगा और कई सारी चीज़ें हमारी इसमें होंगी। ठीक है? तो आज के लिए हम लोग यहीं फिनिश करते हैं लेक्चर को। चलो।